प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए शुरुआत करते हैं आज के घटनाक्रम से और क्या बातें हैं आज जिन्हें हमें ध्यान रखना है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तेजी से इसे शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों तक मैसेज को कन्वे कर दीजिए ताकि सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ सकें। आइए शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम से। ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन सब बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। आज की ऐतिहासिक घटनाक्रम में पहली घटना क्या है, इसको देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी चीजों को अपने हाथ से लिखते रहना चाहिए, अपने हाथ से निकालते रहना चाहिए ताकि मस्तिष्क में कहीं अंकित होती रहें। आज 23 तारीख है, 23 दिसंबर और 1912 को आज का दिन 1912 का किस रूप में इंपॉर्टेंट है। आज के दिन जो है नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, करने के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया, लेकिन इस दौरान एक बम विस्फोट में वह घायल हो गए। तो ये समय है 1912 का, राजधानी घोषित हो रही थी और सारी चीजें हो रही थी। लॉर्ड हार्डिंग उस समय हाथी पर बैठ के जा रहे थे और बम विस्फोट हुआ। तो ये घटना इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है, इसे भी देखिए। 1968 में मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया। मेनका किस संदर्भ में मेनका का प्रक्षेपण किस लिए हुआ? मौसम संबंधी, इस संदर्भ में जो है मेनका का सफल परीक्षण हुआ है। ये ध्यान रखना है। कब? 1968 में, आज ही के दिन। सारे विद्यार्थियों, हर दिन घटनाक्रम से कुछ न कुछ बातें आपसे चर्चा करता हूं, उन्हें एक बार दिमाग में रखना जरूरी है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गई। ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, इसके बारे में आपको मालूम ही है, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। आइए अगली महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। और आज की घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, उन्हें देखना है एक एक करके। टाटा स्टील लिमिटेड ने भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है? टाटा स्टील लिमिटेड ने, एक एक बात को ऐसे तोड़कर पढ़ना चाहिए कि दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। भुवनेश्वर राउरकेला में क्या हुआ है? पुरुष विश्व कप 2023 की बात हो रही है। आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां सत्र 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर राउरकेला में होगा। टाटा स्टील की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप चौथी बार होगा, जबकि भारत 1982 में बॉम्बे में, 2010 में नई दिल्ली में और 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित करने के बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आगामी टूर्नामेंट में 16 देश हिस्सा लेंगे। तो देखिए, यहाँ आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या हो गया है कि टाटा स्टील लिमिटेड क्या कर रहा है कि ये विश्व कप जो हो रहा है, पुरुष का जो हॉकी विश्व कप हो रहा है, पुरुष विश्व कप 2023 की बात हो रही है, उसमें क्या किया है? आधिकारिक रूप से भागीदार बना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसकी विज्ञप्ति में ये सारी बातें कही गई हैं कि ये इस समय से इस समय के बीच में सारी चीजें होंगी। इनको एक बार दिमाग में रखना है। अभी फिलहाल आपके लिए एक पॉइंट यही इंपॉर्टेंट हो रहा है। और ये कौन सा विश्व कप हॉकी का मामला है? तो ये 15वां सत्र है, इसे भी दिमाग में रखना है। तो ये बेसिक बातें हैं। 16 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक आध दिन में और कोई बड़ी खबर आपके तक आएगी तो उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है, समझ में आती है, तो जरूर लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट किया करिए, उससे हमें पता चलता है। लाइव चैट तो हट जाती है लेकिन ये बना रहता है, हमारे सामने आता है। तो प्लीज वहां बताइए हमें आकर के कि हम जो कर रहे हैं ये कितना सार्थक है। अभी इसमें कई चीजें आपकी जुड़ने जा रही हैं, जिनका उद्देश्य आरओ की जैसी परीक्षाएं होंगी, जिनका उद्देश्य पीसीएस होगा, जिनका उद्देश्य सभी एक दिवसीय परीक्षाएं होंगी और डिफेंस सर्विसेज को लेकर भी हम टारगेट करेंगे। तो अगर आप लगातार 1 घंटे का समय हमें देंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएंगी और वो आपको बहुत मदद करेंगी, सफलता में सहायक होंगी। आइए देखते हैं दूसरी घटनाक्रम की तरफ। जापानी राजधानी की स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाने वालों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों को घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। अब देखिए ये क्या है, जापानी राजधानी का मतलब है टोक्यो से, कि टोक्यो में क्या कहानी के बारे में कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि 2025 अप्रैल के बाद जो भी घर बनेंगे उन घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है और उसके लिए सौर पैनल को लगाने की बात हो रही है। तो ये बात कहाँ की हो रही है? टोक्यो की बात हो रही है। और टोक्यो के संदर्भ में क्या कहा गया है कि 2025 अप्रैल के बाद जो घर बनेंगे उनमें क्या होगा? उनमें सौर पैनल लगवाना होगा। देखिए इस सब का उद्देश्य क्या है? कार्बन का जो उत्सर्जन है, जो कार्बन उत्सर्जन है इसमें कमी लाना, उत्सर्जन में कमी लाना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, इस उद्देश्य से ऐसा कार्य होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चीजों को ध्यान में रख के चलेंगे। वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। इस नए नियम के अनुसार नए बने घरों के लिए लगभग 50 प्रमुख बिल्डरों को 2000 वर्ग मीटर तक के घरों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, मुख्य रूप से सौर पैनलों से लैस करने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और एक बड़ा उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए घर होता है, घर में हमेशा देखेंगे आपकी जो एरिया है, ये मान लीजिए घर है हमारा, इस घर में बहुत सारा एरिया होता है। अगर हम घर को देखें तो ये सब सौर पैनल लग सकते हैं, इसके अपोजिट में भी सौर पैनल लग सकते हैं। तो इस घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हम जो है एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिशा में अब कार्य होने जा रहा है और जापान ने इस दिशा में कार्य किया है, अपनी राजधानी के संदर्भ में ही शुरुआत की है, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन में 5वें स्थान पर आ रहा है। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ऐसे सब निर्णय नहीं होंगे तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से हम सब प्रभावित हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। वो भी तकलीफ भोगेंगे जो इसका हिस्सा नहीं है, और जो तो जिन्होंने किया है वो तो भोगेंगे ही। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल इस पर हुई है और उसके परिणाम भी सबको देखने को मिल रहे हैं, तभी सब देश इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तभी सब देश इस पर बारे में सोच रहे हैं। नीरज चोपड़ा, तीसरी खबर क्या है? नीरज चोपड़ा 2022 में दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा, जिनके बारे में आप जानते हैं, भाला फेंका इन्होंने और ये जो है भारतीय इतिहास में एक बड़ा व्यक्तित्व बने, तो इनके नाम से सारी चर्चाएं हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है? सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। चोपड़ा के बाद एलन थॉमसन हेराय, सैली वॉन, सैली एन फ्रेजर प्रिंस और सरिका जैक्सन का स्थान आता है। बोल्ट को 574 लेखों में दिखाया गया था। विश्व एथलेटिक्स के खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय ने एक मीडिया विश्लेषण कंपनी यूनिसेप्टा के आंकड़ों का हवाला देते हुए खुलासा किया। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए के अनुसार इस साल पहली बार उसेन बोल्ट ने वर्ष के सबसे अधिक लिखित एथलीटों की सूची का नेतृत्व नहीं किया है। तो ये नाम याद रखिएगा कि सबसे अधिक नाम लिखी जाने की बात है, तो किस व्यक्ति का नाम लिखा गया है? नीरज चोपड़ा, ध्यान रखिएगा। भारतीय एथलीट हैं, 2022 की बात हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले घटनाक्रम पर आते हैं और अगली घटनाक्रम क्या है? 2022
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट दर्शाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है। देखिए ये सूचकांक बहुत सारे हैं, मैं एक सूचकांक की भी लिस्ट आपको जल्दी ही देने जा रहा हूं। इस संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण में गिरावट, वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट दिखाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को, ये फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। तमाम केसेस हमारे पास आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम बातें आई हैं कि खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए आप इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इस खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे कोविड 19 का जो प्रभाव रहा उस दौरान हर गरीब से गरीब आदमी को, सबको जिनके पास राशन कार्ड है और जिनको सारी चीजें नियम के अनुसार हैं, उन सबको भोजन मिला है। भोजन मिला है पूरा, यानी भोजन का मतलब है कि उनको आटा मिला है, यानी गेहूं मिला है, उनको चावल मिला है, उनको तेल मिला है, उनको नमक तक मिला है, यानी ये सभी चीजें मिली है। ये खाद्य सुरक्षा ही तो है, जीवन को कम से कम संरक्षित रखने का प्रयास है। तो ये एक सूचना है जो ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें खाद्य सुरक्षा को खतरा है, यानी आने वाले समय में हम इस खतरे से गुजर सकते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बातें हम आपको लेकर आते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि हम आपको हर घटनाक्रम से रूबरू कराएं, परिचित कराएं, ताकि जो भी परीक्षा में प्रश्न आए उनसे आप पहले से परिचित रहें और सही आंसर लगा सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में वार्षिक शीतकालीन अवकाश के दौरान अवकाश पीठ नहीं होगी। हालांकि इस न्यायिक अवकाश की उत्पत्ति औपनिवेशिक प्रथाओं में हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी आलोचना की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए एक वर्ष में 193 कार्य दिवस होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय में लगभग 210 दिनों के लिए कार्य करते हैं और ट्रायल कोर्ट में 245 दिन के लिए कार्य करते हैं। ये उच्चतम न्यायालय में 193 कार्य दिवस हैं, हाई कोर्ट में 210 दिनों तक कार्य दिवस है, और ट्रायल कोर्ट यानी जो हमारे जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स है और जो सिविल कोर्ट है, वहां 245 दिन के लिए कार्य होता है। तो एक तो कार्य दिवस भी आपको याद रखना है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है उस बात को ध्यान दीजिए कि अवकाश के दौरान, यानी सर्वोच्च न्यायालय में वार्षिक शीतकालीन अवकाश, जो विंटर वेकेशन होता है, उस दौरान अवकाश पीठ नहीं होगी, यानी जो बेंच बैठती है वो बेंच नहीं बैठेगी। अवकाश पीठ का मतलब होता है उस समय कोई मामले आते हैं तो उनको निपटारे के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह की बात आई है। और क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 193, हाई कोर्ट में 210 और ट्रायल कोर्ट में 245 ये दिन का कार्य होता है, ऐसा कहा जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे परिवर्तन जुडिशरी में हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नई बातें चर्चा का हिस्सा बन रही हैं, तो ऐसे में आपको हर बात को ध्यान में रखना है। आइए हम लोग चर्चा करें अगले बिंदु पर। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय अभियान के दौरान देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए शामिल किया जाएगा। देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लिए और अधिकारी तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा किया गया। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य में क्या है, केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री जितेंद्र जी जो है, उन्होंने एक बड़ा अभियान किया है और उसमें उन्होंने कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा के वितरण के लिए शामिल किया गया है। तो आपके लिए जो आवश्यक क्वेश्चन हो गया कि कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है, तो 3120 सेवाओं को शामिल किया गया है ऑनलाइन सेवा के माध्यम से। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे सेंट्रल में हो, और चाहे हमारे स्थानीय स्तर की चीजें हो, उन सब जगह पर इनका सुधार होना आवश्यक है। 700 से अधिक जिला कलेक्टरों ने इसमें भाग लिया है। अभी तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जितनी न्यूज हम आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं।
लेकिन पढ़ना हमें सभी है क्योंकि किसी न किसी बात का कोई ना कोई अगला रेलिवेंस होता है। सातवीं खबर क्या है? वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी किए गए। इनके मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 13.63 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें शुद्ध संग्रह करीब 11.35 लाख करोड़ हुआ, जो 19.81% की वृद्धि दर्शाता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में जो बात आई है संग्रह के संदर्भ में, वो 19.81% की वृद्धि दर्शा रहा है। यानी वित्त वर्ष 2022-23 की ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे याद रखिएगा क्या वृद्धि दर हमारे सामने आई है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग सेवा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पढ़े रहिए क्योंकि तमाम जगह ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है, इसको जरूर याद रखना है और वर्ष भर याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनने पर साथ ही फ्रांस को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। अर्जेंटीना की इस शानदार जीत के हीरो लियोनेल मैसी रहे, जिन्होंने पेनाल्टी शूट आउट में देश को बढ़त दिलाते हुए विश्व कप विजेता बनने में मदद की। ये देखिए, ये आखिरी सहारा बनकर उभरे हैं और ये कहा जाता है कि जीवन में मैसी जैसा बन जाइए, उदाहरण हो जाएगा, मुहावरे बन जाएंगे, घटनाएं बन जाएंगी। इनकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि अर्जेंटीना जीता है। तो विश्व कप 2022 का खिताब इनकी अगुवाई में अर्जेंटीना को मिला है। यानी कुछ क्वेश्चन यहाँ बन गए, एक तो मैसी का नाम और सारी चीजें आप याद रखिएगा। विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना बना है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो फ्रांस है। इसको याद रखना है सारे विद्यार्थियों। और कैसे हुआ है? जिन्होंने पेनल्टी शूट आउट में बढ़त दिलाते हुए विश्व कप विजेता बनने में मदद की। तो ये खेल बहुत ही टेक्निकल हो गया था और उस समय जो लोग देख रहे थे उन्होंने इस बात को समझा होगा कि मैसी की भूमिका क्या है। ठीक है, तो दो तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, उन्हें दिमाग में रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है, हमारा टेलीग्राम पर भी एक चैनल है और गूगल प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन है, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ताकि बराबर हमारे संपर्क में रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। न्यूज के बाद हम उसे अपलोड कर देते हैं, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इस साल के वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ने खुलासा किया कि न्यूयॉर्क और सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। कुछ भारतीय छात्र हैं जो इन शहरों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए, एक अभी चीज निकल कर के आई है कि लिविंग इंडेक्स में क्या कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ने क्या कहा? सिंगापुर और न्यूयॉर्क और सिंगापुर की बात की है। ये सबसे महंगे शहर हैं, यानी सब कुछ यहाँ महंगा है और इस स्थान को बताया गया है। तो पहले स्थान पर आ गया है न्यूयॉर्क और बाद में दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। बल्कि सिंगापुर ही रहता था पहले स्थान पर, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क आ गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, फटाफट रेडी हो जाइए और तेजी से जवाब देने का प्रयास करिए। ऊर्जा से भर करके कार्य किया करिए। इससे क्या होगा? डे बाय डे आपके इनहेंस होगी नॉलेज में, आपका नॉलेज बहुत बेहतर होगा। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो यानी आप जब लगातार लगे रहोगे तभी तो चीजें मिलेंगी, तभी तो मन का होगा। सब कुछ अपने मन का नहीं होता, लेकिन अगर प्रयास करते हैं तो सब कुछ अपने मन का होने लग जाता है। ऐसा कुछ ईश्वरीय विधान है। तो आइए देखते हैं, फिलहाल हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। फटाफट जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और देखिए चित्र के माध्यम से भी चीजें आपके पास आ रही हैं। किसान भारत की रीढ़ है।
अगर इसके बारे में देखें गौर से तो ये क्या है, भारत की रीढ़ है, भारत की मेरुरज्जु है, भारत की स्पाइनल कॉर्ड है। बिना इसके भारत का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संस्कृति हो या भारतीय जीवन हो, हर जगह किसान का बहुत बड़ा महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 23 दिसंबर। याद रखिएगा, क्या आंसर है? 23 दिसंबर। ये क्या है, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसान दिवस के रूप में हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहे हैं, चौधरी चरण सिंह। उनका नाम आपने सुन रखा है, आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया था। भारत सरकार ने 2001 से चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि भारत सरकार ने कब से ऐसा किया है, तो 2001 से किया है और ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये बात आप याद रखिएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। सारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन में आपसे चर्चा करता हूं और ये सोच के करता हूं कि आप उसे कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे, मस्तिष्क में अंकित कर रहे होंगे, साथ ही एक जो है हार्ड कॉपी में भी कहीं लिख रहे होंगे। अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई किन 2 महीनों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करेगा? आरबीआई विल इश्यू 2 tranches of sovereign gold bond in which 2 months? Option A December to January, option B December to March, option C January to February, option D February to April। फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है दिसंबर से मार्च। याद रखिएगा, दिसंबर टू मार्च। इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, क्या कहा जा रहा है। देखिए, 2 महीनों में सारी चीजें लागू करने की बात की जा रही है। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की तीसरी और चौथी किस्त जारी करने के लिए तैयार है। तीसरी किस्त 27 दिसंबर 2022 को जारी होगी। तीसरी किस्त क्या है? तीसरी किस्त जो है 27 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी और चौथी किस्त 14 मार्च 2023 को जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीसरी किस्त के लिए सदस्यता 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 के बीच खुलेगी, जबकि चौथी किस्त के लिए सदस्यता 6 मार्च से 10 मार्च 2023 के बीच में खुलेगी। तो इसको याद रखिएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की बात हो रही है और उसकी तीसरी और चौथी किस्त के बारे में कब कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, लगातार ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और ये सभी को देख करके निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि परीक्षाओं में आपको सब मिलने जा रहा है। बस आपका सतत लगा रहना आवश्यक है। आइए देखिए, हाल ही में टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? अब ये प्रश्न मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। फटाफट जवाब दीजिए, आपको आता है और आप इसका उत्तर सही देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए विद्यार्थियों, ये जो घटनाक्रम है, ये सब कुछ जो है इसकी वजह से हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के। ये पूरा विश्व परेशान है क्योंकि आने वाली आपदाओं का सामना हर विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र को करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों में बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या कहा जा रहा है इसका आंसर? 2025। ये 2025 के बाद जिन घरों का निर्माण होगा, उन घरों में सोलर पैनल का होना आवश्यक है, क्योंकि हमने जीवाश्म ईंधन और हमने तमाम तरह से प्रकृति का दोहन करके कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाया है और वो उत्सर्जन आज पूरी पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है। और उस ब्लैंकेट की वजह से जो हमारी टेरेस्ट्रियल हीट है, जो हमारे पृथ्वी का पार्थिव विकिरण है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है और पृथ्वी रात में भी गर्म है और दिन में भी गर्म है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं। इन पर मेरी पहले भी चर्चा आपसे हुई है, तो ध्यान रखिएगा।
2025 के बाद कहा गया है कि टोक्यो में जापान ने बड़ा कदम उठाया है। 5वां देश है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए इसका ये कदम कहीं ना कहीं सार्थकता की तरफ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हर क्वेश्चन पर नजर रखिए, हर बात को नोट करिए ताकि मन मस्तिष्क में अंकित हो सके। हाल ही में जापानी राजधानी की स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाने वालों द्वारा निर्मित टोक्यो के में सभी नए घरों को घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि अप्रैल 2025 की बात है और इसकी पोजीशन 5वें नंबर पर आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक अच्छा प्रश्न यहां से आपके सामने निकल रहा है। अगला अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ गया। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, ने किस तिथि से 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? क्या कहा जा रहा है? 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान। ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2023, ऑप्शन बी 3 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2023, ऑप्शन डी 6 जनवरी 2023। देखिए ये जितेंद्र सिंह जी हैं और जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने के लिए कहा है और ये कब से शुरू करने की बात की है? 6 जनवरी 2023 से। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपके सामने आ सकता है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विज्ञान केंद्र में CSIR की 200वीं शासी निकाय बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नई टैगलाइन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। तो ये आप इसका डी आंसर 6 तारीख को याद रखिएगा कि 6 जनवरी से 2023 से 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न पर आ जाइए, फटाक से जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। हाल ही में किस देश ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। दो 2020 में देखिए मेंबर सभी हैं जो वहां की परिषद में शामिल है, क्योंकि आप सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं कि यहाँ टोटल नंबर जो है वो 15 होते हैं, 15, जिसमें से 5 स्थायी हैं, परमानेंट हैं, और 10 जो है अस्थायी होते हैं, अस्थायी। ये 2 साल के लिए होते हैं, 2 ईयर, और परमानेंट तो जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक रहेंगे। हालांकि भारत की दावेदारी चल रही है, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो क्यों नहीं हमें इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी जा रही है। दूसरा ये कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत जल्दी हम विश्व के नंबर 1 हो जाएंगे इन पॉपुलेशन। तो हम 2 बातों में नंबर 1 होंगे कि हम एक तो जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे, और दूसरा हम हो जाएंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। तो ये दोनों बातें हमारी दावेदारी को शो करती है कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। फिलहाल जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है कि 2028-29 में फिर से किसने कहा है? तो उसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, इंडिया ने फिर अपनी उम्मीदवारी की है। अभी 31 दिसंबर
2022 तक सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी कर रहा है भारत। ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 महीने के लिए जो अध्यक्षता मिली है वो भारत अध्यक्षता कर रहा है 31 दिसंबर 2022 तक। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, आप इसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए, प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। मासिक रूप से बदलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को दिसंबर 2022 के लिए मिली है। भारत के पास 31 दिसंबर तक यह अध्यक्षता रहेगी। इसकी मैं जानकारी आपको दी है, आप इसको याद रखिएगा कि अगले टर्म में अस्थायी सदस्यता के लिए फिर किया है। मैं तो कहूंगा कि विश्व मंच पर भारत को जो है अपनी पहल करनी चाहिए कि हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और आने वाले समय में जैसे ही हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बनेंगे, ये दावा हमें करना चाहिए। क्योंकि चीन किस आधार पर वहां शामिल है, वो भी विकासशील देश है, और क्यों शामिल है परमानेंट मेंबर के रूप में, हमें भी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। हम भी परमाणु संबंध हैं। बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। आइए ध्यान दीजिए, मिसेज वर्ल्ड, देखिए हमारे सामने सुंदर चेहरा आ गया है। और कौन है ये मिसेज वर्ल्ड? 2022 का खिताब किसने जीता? ये कौन महिला है जिन्हें ये खिताब मिला हुआ है? मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड, बड़ी बात है। एक शादीशुदा महिला कौन है? ऑप्शन ए में आता है सरगम कौशल, ऑप्शन बी जयंती घोष, ऑप्शन सी मनीषा रानी, ऑप्शन डी पूर्णिमा सिंह। देखिए, ये प्रतियोगिताएं अक्सर आप देखते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि मिस वर्ल्ड भी आपको याद रखना है और मिस यूनिवर्स भी आपको याद रखना है, मिस अर्थ भी आपको याद रखना है। ये सभी जो है आपको याद रखने हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और भारत का कौन रहा है ये भी आपको रखना है, आपके इंडिया से कौन हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जरूर याद रखना है। अगर भारत का कोई बन गया, अरनाज संधू बन गई, तो आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन आने वाला है। और इसके पहले लारा दत्ता थी, इसके पहले सुष्मिता सेन थी, ये भी याद रखना है। मिस वर्ल्ड में कौन है? प्रियंका चोपड़ा है, और कौन लोग हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है सरगम कौशल, ये नाम याद रखिएगा, सरगम कौशल। ये कौन है? ये है मिसेस वर्ल्ड 2022। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एक एक अंक को आपके बढ़ाते हैं, तो बिना कोई लापरवाही किए फटाफट तेजी से इसको अंकित करना चाहिए। भारत की सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, जो 63 देशों की प्रतियोगिता के बीच विजेता बनी है। यह खिताब 21 साल बाद भारत लौटा है। इस प्रतियोगिता में मिसेस पोलिनेशिया को फर्स्ट रनर अप, उसके बाद मिसेस कनाडा को सेकंड रनर अप नामित किया गया। नई चुनी गई मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं कि मिसेस वर्ल्ड का खिताब मिला है, 63 साल बाद हमको मिला है ना। 63 प्रतियोगी यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं, 21 साल बाद ये पुरस्कार फिर लौटा है। और यहाँ पर जो है ये रहने वाली कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सरगम कौशल कहाँ की रहने वाली है? सरगम कौशल, क्वेश्चन बन सकता है, JNK की रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट हम लोग आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। सारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखकर जवाब दीजिए। हाल ही में किस देश ने नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता? देखिए, ये किस देश ने नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता? ठीक है, ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है इंडिया। नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है? भारत। याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, भारत ने बेंगलोर में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में बांग्लादेश को
बांग्लादेश को 120 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 277 रन बनाए। बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर में 157 रन पर आउट हो गई। कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने फाइनल मैच के दौरान शतक लगाए। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन जीता है। इसमें भारत जीता है और हारा कौन है? बांग्लादेश हारा है, बांग्लादेश। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है बेंगलोर में, है ना, बंगलुरु में हुआ है और 120 रनों से हारा है, 120 रन। बस इतनी बातें आप याद रख लीजिए। अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में मिलना चाहिए। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में, यानी वैज्ञानिक पत्र, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक वार्तालाप, उस पर जो श्वेत पत्र आते हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें हम किस स्थान पर हैं? पहला है, तीसरा है, पांचवा है, आठवां है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है थर्ड। हम तीसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर हैं। जबकि इस क्षेत्र में चीन काफी प्रगति कर रहा है और वो पहले नंबर पर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। चीन सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों का प्रकाशन दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। इसके बाद भारत अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो ये जो शोध पत्र आते हैं उसमें कौन है? सबसे पहले है चाइना, फिर कौन है? यूएसए है, और फिर इसके बाद में कौन है? अपना देश इंडिया है। तो ये किस कोर्स की बात हो रही है? जो पत्र प्रकाशित होते हैं पीएचडी उसके संदर्भ में, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे हमारे पत्र जो है पेपर प्रेजेंट होते हैं। पेपर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इनके आधार पर अगर देखा जाए तो ये चाइना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे पर भारत है। ये हमारी बौद्धिक क्षमता की तरफ इशारा करता है, इसलिए इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे विद्यार्थियों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है। भारत ने किस देश को हराकर पहले FIH, पहले FIH, FIH, FIH नेशंस कप को जीत लिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी स्पेन। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है स्पेन। भारत ने स्पेन को हराकर जीता है, जीता है। कौन सा पदक? FIH नेशनल कप। ध्यान दीजिए, फर्स्ट FIH नेशंस कप, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने जीता है, किसको हराकर? स्पेन को हराकर जीता है। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंस इसका है। परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और हम कोई गलती नहीं करेंगे, ये सोच के हमें तैयारी करनी है। भारत के कप्तान सविता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वालेंसिया स्पेन में खेले गए फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया है। विजयी गोल भारत की गुरकीत कौर ने किया, जिस गोल से हम लोग जीते हैं, क्योंकि 1-0 का मामला है तो गुरजीत कौर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गुरजीत कौर ने किया। पहला FIH नेशंस कप वालेंसिया स्पेन में आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने प्रो लीग 2023-24 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए? FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई हो गई है भारतीय टीम। यहाँ याद रखना है कि पहला FIH नेशंस कप वालेंसिया वालेंसिया याद रखिएगा। वालेंसिया कहाँ? स्पेन। यहाँ पर हुआ था इसका आयोजन और हम लोगों ने इसे जीत लिया है।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का 10वां क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2022 के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? ये अच्छा प्रश्न है और मैंने इसकी चर्चा आपसे आज ही की है। ध्यान दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए। क्या कहा जा रहा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये चित्र आ रहा है आपके सामने, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर जो है वो सबसे ऊपर है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, खर्चीला शहर माना गया है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बॉस्टन, ऑप्शन डी दिल्ली। फटाफट जवाब दीजिए। ये ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका सही उत्तर क्या होना है? इसका उत्तर आपके मन में सिंगापुर आ रहा होगा, लेकिन इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पहली बार बना है, पहली बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर है। न्यूयॉर्क में आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव बैठते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी न्यूयॉर्क में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में रहने की औसत लागत इस साल 8.1% बढ़ी है। दुनिया के प्रमुख शहरों में से सर्वे में शामिल 172 सिटीज में रहने की लागत सालाना औसतन 8.1% बढ़ी है। यह दर गत 20 साल में सर्वाधिक है। तो ये जो है, न्यूयॉर्क को याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क क्या है? सबसे महंगा शहर है विश्व का। ठीक है, किस आधार पर? खर्चे को आधार मानते हुए ये बातें निकाली गई हैं कि वहां पर जो खर्चा होना है, जो औसत खर्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी बातें हमने आपको बताई हैं। आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आए। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकूं, कुछ बढ़ा सकूं। आप जो सपना देखते हो कि मुझे वनडे क्वालिफाई करना है, मुझे दरोगा बनना है, मुझे SSC सीजीएल में जाना है, आप बिल्कुल वो सपना देखो। थोड़ा सा उससे बढ़ करके भी देखो। असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, सेना के में देश की सेवा के लिए जाना है, हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, हमें PCS बनना है, हमें RO बनना है। ऐसे सपने भी देखना चाहिए। सपने देखने में कटौती मत करना मेरे भाई, क्योंकि जो सपना नहीं देखता वो पूरे करने की हिम्मत नहीं रखता। सपना वही देखता है जिसके अंदर कुछ करने की चाहत होती है, हिम्मत होती है, कुछ इच्छा होती है उनसे कुछ हम बड़ा करें। और हम सभी लोग जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं, वहां पर हमें मेहनत करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जगह को बचाने के लिए। इसलिए कोशिश करिए, जान लगा दीजिए, पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास से पढ़िए और सफलता के रास्ते को अपनी मेहनत से इतना मजबूत बना दीजिए कि सफलता भी आपसे आके कहने लग जाए कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ मैं तुम्हारा वरण करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।